सर जैसे उल्लासनगर में एक गर्म मुद्दा है डंपिंग ग्राउंड। अगर वो डंपिंग ग्राउंड नहीं हटा तो लोग नोटे के लिए भी कह रहे हैं, आपका उसका उसमें क्या बोलना है? देखिए, आपने जो इश्यू उठाया इसमें कोई दो राय नहीं कि डंपिंग ग्राउंड जो है बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है इस शहर का। अब से नहीं, पिछले 2 3 4 बरस से है। और डंपिंग ग्राउंड की इतनी समस्या है, इतना बड़ा वहां पे डंपिंग ग्राउंड हो गया है, घर की बस्तियां उसके नजदीक हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। 5 नंबर में तो ऐसी हालत है कि बड़े बूढ़े हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, स्त्रियां हैं, गर्भवती स्त्रियां हैं। ये जब भी धुआं निकलता है उसमें से, उसको अंगार लगाई जाती है, फिर उसमें से जो धुआं निकलता है वो पॉइजनस रहता है, लोगों को अस्थमा हो जाती है, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, उल्टियां होती हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और क्योंकि इसमें सड़े हुए जानवर, छोटे छोटे जानवर बहुत सारे सड़े हुए उसमें रहते हैं, बारिश के सीजन में तो और भी उसके कीटाणु निकलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो वो जब भी फैलते हैं तो लोगों को बहुत बीमारियां होती है। अब ये यहां पे क्यों, सबसे बड़ा प्रश्न मार्क यह है, ये यहां पे क्यों रखा गया है? क्यों न इसको सरकार से बात करके दूसरे कई जगह पे शिफ्ट किया जा रहा है? तो ये बीच में हलचल चली थी, बहुत लोगों ने आवाज भी उठाई कि इसे हटाया जाए, हटाया जाए। सरकार ने कहा ठीक है, फिर बदलापुर की तरफ एक प्लाट मिला, वहां पे इसको हटाया जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन वहां पे फिर गांव वालों ने अपोजिशन किया कि यहां पे कचरा हमको नहीं चाहिए, ये डंपिंग ग्राउंड वहां का लेकर हमारे पास मत रखो। तो गवर्नमेंट भी थोड़ी कंफ्यूज थी। अल्टीमेटली इसका रास्ता ऐसे निकला कि जो अभी आप सुनते हैं ना, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग। एक्चुअली करना इनको यही है, लेकिन ये करते नहीं है, ये करना है इनको। ये करने के बाद 2 प्लांट लगेंगे जिसमें सेग्रीगेट किया जाएगा कचरे को, गीला अलग और सूखा अलग। फिर उस प्लांट में जाकर के उसका प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद हिंदी में कहते हैं खत निकलता है, यानी फर्टिलाइजर, उसका फर्टिलाइजर बनेगा जो बेचेगी महानगर पालिका, तो उनको बहुत सारी आमदनी होगी। तो ऐसे 2 मशीनरियां, 2 प्लांट लगाने हैं बड़े बड़े, और उससे जीरो हो जाएगा गार्बेज, जीरो गार्बेज। आपने नाम सुना होगा जीरो गार्बेज। वो जीरो गार्बेज तब होगा जब जितना कचरा आया आपने मशीन में डाल दिया, वहां से फर्टिलाइजर बन गया, फर्टिलाइजर आपने बेच दिया, तो बचा तो कुछ भी नहीं, तो तभी जाके जीरो बैक ये हो जाएगा। तो अभी तक वो हो नहीं रहा है, क्योंकि वो जो प्लांट एंड मशीनरी है, मेरे जो जानकारी में है कि ये हमारे जो आज के मुख्यमंत्री हैं श्री एकनाथ शिंदे जी, उनको भी ये बात पता है। उन्होंने पैसे भी कुछ सैंक्शन किए, उन्होंने कहा है कि हम बाहर से, उसके लिए एक प्रोसेस रहता है, फॉरेन से मशीनरी आए, ऑर्डर प्लेस करे, फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व होती है, दिल्ली से क्लियरेंस चाहिए, बहुत सारे प्रोसेस है। तो इसके लिए जल्दी से हट नहीं रहा है। अब लोगों में तो नाराजगी बढ़ती जा रही है, लोगों को तो बहुत परेशानी होती है, लेकिन अगर नेता, कोई भी नेता हो, अगर उसमें इच्छा शक्ति है, खास करके एमएलए हो, एमपी हो, उनको अगर इच्छा शक्ति है तो इसको शिफ्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, और हो सकता है, और तत्परता से हो सकता है। लेकिन कर नहीं रहे, वो इच्छा शक्ति नहीं है। इस वजह से अब लोगों में इतनी नाराजगी की हद बढ़ चुकी है कि वो चाहते हैं कि अगर ये इस बार नहीं हटा तो हम वोट ही नहीं देंगे उनको, और नोटा को वोट देंगे। अब नोटा को वोट देंगे ठीक है, लेकिन मैं आपको जनता को भी बताऊं, कई लोगों को शायद नोटा की ठीक कानून की जानकारी नहीं है। आप मान लीजिए, मैं 10 वोटों के हिसाब से बताता हूं, टोटल 10 वोटर है, उसमें से 5 लोगों ने नोटा को वोट दे दिया, 2 लोग आए ही नहीं, टोटल 8 लोगों ने वोट दिया। 10 में से 5 लोगों ने नोटा को दे दिया, 2 लोगों ने एक आदमी को दूसरे को दिया, और एक किसी दूसरे प्रत्याशी को दे दिया। अब वो क्या करेंगे, नोटा को 5 मिला है तो विनर कौन हो गया, नोटा हो गया। लेकिन वो नोटा का कंसीडर नहीं करते हैं। एक्चुअली कानून ऐसा होना चाहिए था कि अगर जिसको हाईएस्ट मिले, अगर नोटा को हाईएस्ट मिले तो इलेक्शन रद्द, लेकिन वो नहीं करते हैं, क्योंकि सरकार है, सरकार को नुकसान होगा, खुद को बचा के रखते हैं। तो नोटा के वोट साइड में कर देंगे, और बाकी जो 2 और 1 है उसमें से जिसने 2 वोट लिए उसको जिताया करके, ऐसे करके डिक्लेयर। तो नोटा कोई सोल्यूशन नहीं होता है। उससे अच्छा है प्रोटेस्ट करें, बहिष्कार करें, हम चुनाव में वोट ही नहीं देंगे, और प्रत्याशी आएंगे। अभी जैसे एमपी का चुनाव होने जा रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, श्रीकांत शिंदे जी खड़े हैं, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, और दरेकर मैडम कोई है, या और भी प्रत्याशी आएंगे, वोट मांगने के लिए आएंगे, आना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में घूमेंगे। उस समय में आप अपना क्रोध, अपना नाराजगी सब व्यक्त कीजिए, हमको बताइए, ये हटाइए, हमसे वोट लेके जाइए। तकलीफ ये है कि जो नेता आते हैं वो वोट को तो कीमती समझते हैं, लेकिन वोटर को कीमती नहीं समझते। ये तकलीफ इसलिए आती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब की बार जितना क्रोध है लोगों के अंदर, जितना रोष है, ये आने वाले जितने भी प्रत्याशी आएंगे उनके सामने प्रकट करेंगे, और जो प्रत्याशी है वो भी उसको तत्परता से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। यही टाइम है जब आपको रिजल्ट मिल सकती है। एक बार चुनाव हो गया, लोग जीत के अपने अपने घर पहुंच गए, फिर कोई 5 बरस पूछेगा भी नहीं, फिर वोटर की वैल्यू 0 हो जाती है। तो जैसे सीएम के बेटे श्रीकांत शिंदे यहाँ पर आते हैं उल्लासनगर में, और काफी फंड यहाँ पर आते हैं, वो जाता कहाँ है फंड?
बिल्कुल अच्छा प्रश्न पूछा हनी जी आपने। अब ऐसा है कि पिछले बरस सीएम की एक मीटिंग हुई थी, बिरला कॉलेज के सामने उस सेंचुरी के ग्राउंड पे हुई थी, जहां पे आके उन्होंने ये अनाउंस किया था कि मैंने उल्लासनगर के लिए 1261 करोड़ दिए हैं। मुझे भी एक झटका बैठा, सरप्राइज बैठी, और सीएम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, इतना मेरे को विश्वास है। तो 1261 करोड़ अगर उन्होंने शहर को दिए हैं, तो उसका हम 10% पकड़ लें, 10% इंग्लिश में बताऊं आपको, तो 10% उसका पकड़े तो 126 करोड़ होते हैं। 126 करोड़ से भी कितना शहर का विकास हो सकता है? कहां विकास दिखाई दे रहा है? यही बड़ा रहस्य है कि ये पैसे जाते कहां हैं। ये आपने ऐसा सवाल पूछा है कि हमें खुलजा सिमसिम पता करना पड़ेगा ये पैसे जाते कहां हैं। मैं आपको बताऊं, इस पैसे का पता तब चल सकता है जो पैसे देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे आते हैं। अभी 450 करोड़ का, 425 करोड़ का जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम चल रहा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे आए हैं। 1261 करोड़ इन्होंने दिए हैं। हमारे सीएम साहब ने खुद अनाउंस किया। श्रीकांत शिंदे जी कई बार शहर में आते हैं, बहुत सारे फंड्स देते हैं, रोड कंक्रीट का बनाना है, ये करना है, उसके लिए फंड्स एलोकेट करते हैं। तो फिर विकास क्यों नहीं होता है? ये विकास गया कहां? विकास गया कहां? क्यों नहीं आ रहा है? तो इसकी तभी पता चलेगी, ये पैसों की पता आपको और मुझे, हम कॉमन आदमी हैं, हम कॉमन सिटीजन, हमें नहीं पता चलेगा। ये अगर सीएम इसकी भी इंक्वायरी बिठाएं कि मैं जो पैसा देता हूं वो जाता कहां है, कड़क ऑफिसर बिठाए इंक्वायरी का, तो आधे से ज्यादा अधिकारी जेल के अंदर होंगे। कई नेताओं को चक्की पीसनी पड़ेगी, क्योंकि ये पैसे में कुछ ठेकेदार, कुछ नेता और कुछ अधिकारी, ये सब मिली भगत है जो पूरा लूट रहे हैं। वो तो बेचारे भेजते जा रहे हैं, क्योंकि उनका ये डिस्ट्रिक्ट है, उनका डिस्ट्रिक्ट है, सीएम का डिस्ट्रिक्ट है, वो तो चाहेंगे मेरा डिस्ट्रिक्ट चमके, और इसलिए देते भी हैं। लेकिन वो इतने व्यस्त रहते हैं, उन्हें पता नहीं कि वो पैसा नीचे से निकल कहां जा रहा है। इसके ऊपर अगर नजर रखें, इंक्वायरी बिठाएं, तो बहुत कुछ हो सकता है, और आपको और मुझे मालूम पड़ जाएगा कि पैसे जाते कहां हैं। सर, आप जैसे लोग, जैसे अजीत माखीजा सर ने भी ये मुद्दा उठाया था कि पैसों को लेकर, पैसों की डिटेल्स के लिए कि कहाँ जाते हैं, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं हनी जी। अजीत माखीजानी जी ने भी ये मुद्दा उठाया था, मैं भी कई बार उठा चुका हूं। बात ऐसी है कि अगर 1261 करोड़ का हमें हिसाब लेना है या और किसी फंड का, तो हमें एक ही रिसोर्स है, आरटीआई डालना। अब आरटीआई का जवाब देना न देना, सही जवाब देना, घुमा के जवाब देना, वो उनके हाथ में है। ठीक है, वो हम आरटीआई डाल के पूछेंगे भी तो वो क्या बोलेंगे, 200 करोड़ हमारा या इस रोड पे खत्म हो गया, 150 करोड़ इस रोड पे खत्म हुआ, 50 करोड़ हमने इसमें लगा दिए। लेकिन वो कैसे खर्चा हो गए, कैसे गुम हो गए? जहां पे 5 करोड़ का रोड है, वहां पे 25 करोड़ का रोड पास कर देंगे, तो आप उसको, वो तो डिटेल दे देंगे, हमने 25 करोड़ ये रोड पे लगाया। और 25 करोड़ कैसे हो गया? 5 करोड़ का रोड होना चाहिए था। इसको चैलेंज नहीं कर सकते। इसको तो कोई जो अंदर जो कारपोरेटर रहते हैं, जनरल बॉडी में रहेंगे, अभी तो नहीं है, तो वो आवाज उठा सकते हैं। जहां तक बजट की, अजीत ने बजट की भी बात की थी कि जब भी आप बजट बनाते हो ना, उस समय आप शहर के बुद्धिजीवियों को बुलाइए, सीएज हैं, अलग अलग लोग हैं, उनको बुलाइए, उनको साथ में लेकर के बजट बनाइए, तो एक अच्छी बजट बन सकती है, और अच्छी तरह से जो भी हमारे महानगर पालिका के फंड्स हैं एलोकेट हो सकते हैं। लेकिन उनको अच्छी बजट बनानी नहीं है ना, आप समझ नहीं रहे हैं। ये उनका उद्योग है, ये धंधा है, यहां से उनको पैसा कमाना है, तो क्यों अच्छी बजट बनाएंगे? अच्छा ठीक है, अगर बजट बनाने के लिए बोलेंगे भी हम उनको, तो गवर्नमेंट के कुछ डिटेल मिले हुए हैं कि आपको, जैसे झोपड़पट्टी है, उसके लिए आपको 5 करोड़ हर बरस खर्चा करना है, 10 करोड़ रुपया ये जनता के अच्छे भले के लिए ये स्कीम बनानी है, उसमें पैसे, अलग अलग स्कीम्स आती हैं गवर्नमेंट की, उसमें उनको फंड्स को अलोकेट करके रखते हैं। फिर ज्यादा फंड्स कहां पे लगाते हैं? रोड्स के ऊपर, पीडब्ल्यूडी में, सैनिटेशन में, ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, तो वहां पे ज्यादा पैसा ये लोग दिखाते हैं। अब क्या करते हैं, वो जो फंड है, मान लीजिए पीडब्ल्यूडी में, पीडब्ल्यूडी यानी कि रोड बनाना, गली नाली सब ये बनाना है, उसमें इन्होंने फंड रखा। ये क्या दिखाएंगे, पहले 3 महीने में बजट का जितना पैसा था पीडब्ल्यूडी का खत्म हो गया, अब आगे कैसे 9 महीना कैसे चलाना है। तो ये क्या करते हैं, दूसरे जो हेड्स हैं उसमें से पैसा रीअप्रोप्रिएट करते हैं। दिसंबर में वो रीअप्रोप्रिएशन करते हैं, वो दूसरे जगह से पैसे निकाल करके उसमें डालते हैं। मेन क्या है आप बताइए, बात को समझिए। हम कितना भी उनको बताएं, उनके साथ बैठ के बजट बनाएं, मेन है करप्शन। वो बोलेंगे हमको 100 करोड़ रुपया शहर के रोडों का चाहिए। अब 100 करोड़ की जगह पे 50 करोड़ भी हो सकता है, 25 करोड़ भी हो सकता है, 50 करोड़ ऊपर से रिश्वत में चला जाता है। उसको आप क्या कर पाएंगे जब तक ऑनेस्ट लोग नहीं है। और दुख की बात यह है, मैं बताऊं, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, मैं किसकी निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन जनप्रतिनिधि अगर होशियार है, अगर पढ़े लिखे हैं, तो उनकी एक पकड़ रहती है अधिकारियों के ऊपर, और अधिकारी उनको बेवकूफ नहीं बना सकते। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे उल्लासनगर में जो चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं,
इतने शायद क्वालिफाइड नहीं है। ये जब ये सारे बदलाव आएंगे, ये सारी जब चेंजेस आएंगी, तब जाके ये फंड्स कहां जाते हैं, किधर चले जाते हैं, कौन लेके जाता है, कौन कौन इसमें मिला हुआ है, ये सब बातें तब खुलकर बाहर आती हैं। अब कितने भी एक्टिविस्ट हैं वो निकलते हैं कि इतना करोड़ का ये घोटाला, ये टेंडर में ये घोटाला। मैं तो देखता हूं रोज जो टेंडर निकलता है उसमें घोटाले ही रहते हैं। तो फिर ये रोज टेंडरों में घोटाला होता है, रोज गड़बड़ियां होती है, निकलता है। उसके बाद भी क्या होता है, आप एक टेंडर को रुकाओगे, 2 टेंडर को रुकाओगे, वहां पे रोज टेंडर्स निकलते हैं, कितने टेंडरों को रुकाओगे? जब इच्छा शक्ति है रिश्वत लेने की, तो आप कितना बार उसको सीधा करने की कोशिश करोगे? इसके लिए अच्छे लोग चुन के जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि पक्षों के जो अध्यक्ष हैं वो अगर अच्छे लोगों को चुन चुन के, ढूंढ ढूंढ के, पढ़े लिखे लोगों को, ईमानदार लोगों को, जानकार वालों को अंदर भेजेंगे तो शायद कुछ बदलाव की उम्मीद आप रख सकते हैं। सर, जैसे कि हमारे उल्लासनगर की बेटी सिस्टम फेल्यूर की वजह से एक्सपायर हो गई, आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, वो मैंने सीसीटीवी क्लिप देखी, मुझे भी बड़ा पीड़ा हुई, बड़ा दर्द हुआ, क्योंकि वो भी मेरी बेटी के समान ही थी। एक बेटी की, इस शहर की बेटी की अगर इस प्रकार से एक्सीडेंट में मौत हो जाए तो बहुत बड़ा झटका बैठता है। मुझे भी बैठा, मैं भी इस शहर का सिटीजन हूं। लेकिन फिर मैंने सीसीटीवी क्लिपिंग भी देखी और उसके तह तक गया, उसके जड़ तक गया कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि ये खैमानी में दूसरी बार हुआ है। इसके पहले 2-3 बरस पहले एक डेंटिस्ट लड़की थी, डॉक्टर थी, यंग, उसकी भी इस प्रकार से मौत हो गई थी एक्सीडेंट की वजह से, एक्टिवा पे थी वो भी। तो जब भी मैंने तह तक गया तो मुझे यह पता चला, यह समझ में आया, 2-3 चीजें हैं जिसकी वजह से यह एक्सीडेंट हुआ और जिसकी वजह से उस कन्या को, उस बेटी को, हमारी बेटी को जान गंवानी पड़ी। उसका मुख्य कारण तो एक ये है, तो बड़े बड़े जो व्हीकल्स हैं, हेवी व्हीकल्स जिसको बोलते हैं, वो बाकी शहरों में टाइम रहता है, मुकर्रर किया हुआ टाइम रहता है, सेट किया हुआ टाइम जिसको बोलते हैं, उस टाइम में ही खाली शहर के अंदर आ सकते हैं। वो जनरली उनको रात को 10-11 बजे के बाद का टाइम रहता है, सवेरे 6 बजे तक, 7 बजे तक, उसके बाद नहीं आ सकते हैं। तो उस टाइम में ट्रैफिक एकदम कम रहती है, बिल्कुल ट्रैफिक कम रहती है। तो उस समय वो गाड़ियां लेके आएंगे, चले जाएंगे, तो ट्रैफिक जैम नहीं होगी, तकलीफ नहीं होती। अब एक तो पहले ही हमारे शहर एकदम, जो हमारे रोड हैं वो सिकुड़े हुए हैं, एकदम छोटे छोटे रोड्स हैं, उसमें अगर ऐसे बड़े बड़े व्हीकल्स दिन में भी आएंगे तो होता क्या है, पहले ही रोड छोटे हैं, उसके बाद हॉकर्स लोगों की बहुत बड़ी न्यूजेंस है हमारे शहर के अंदर। उसके ऊपर जिस प्रकार से कठोर कार्रवाई महानगर पालिका की होनी चाहिए वैसे होती नहीं, तो वो भी एक रोड का हिस्सा ले लेते हैं। तो उसके बाद बाकी रोड बहुत कम बचता है। फिर हेवी व्हीकल अगर चलेगा, सामने से हेवी व्हीकल आ रहा है और इस अपोजिट साइड से एक एक्टिवा जा रही है, फिर सडनली सामने से एक बड़ा टेम्पो आ जाता है, तो बच्ची डर जाती है। आप सीसीटीवी अच्छी तरह से देखिए, वो बच्ची घबरा गई, तो उसका बैलेंस निकल गया और नतीजा वो गिर गई और पीछे के व्हील के नीचे आ गई और कुचल के मर गई। तो ये क्यों हो रहा है? इसको अगर सिस्टम को ठीक करना है, सबसे पहले तो हेवी व्हीकल्स जो भी हैं उनका टाइम मुकर्रर होना चाहिए। ट्रैफिक कंट्रोल जो है, ट्रैफिक सिस्टम जो है, कंट्रोल करने के लिए यहाँ की जो ट्रैफिक पुलिस है बहुत सख्ती से कदम उठाने चाहिए, उनको अलाउ नहीं करना चाहिए अंदर आने के लिए। और दूसरी बात यह है कि अगर ये जो हॉकर्स हैं इनके ऊपर भी महानगर पालिका थोड़ी कार्रवाई करे तो रोड थोड़े खुल सकते हैं। तो इस प्रकार से थोड़े रोड भी खुलेंगे और ट्रैफिक भी कम होगी, ट्रैफिक की समस्या कम होगी, तो लोगों के एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो ये मेन मुख्य कारण था। हालांकि उसको रोड के खड्डों के साथ जोड़ा जा रहा है, लेकिन रोड के वो जो पर्टिकुलर मौत हुई है, ये जो हमारी बेटी की मौत हुई है, वो किसी खड्डे की वजह से नहीं हुई है, लेकिन ये ट्रैफिक की जो मैंने समस्या बताई इसकी वजह से हुई है। हालांकि मैं बता रहा हूं, आज भी इस शहर में जितने खड्डे खोदे हुए हैं, अभी तो आप बहुत छोटे छोटे सुनते होंगे, यहाँ पे स्कूटर फिसल गया, यहाँ पे ये आदमी गिर गया, इसका फ्रैक्चर हो गया। लेकिन आने वाले बारिश के सीजन में मैं अभी से पूरे शहरवासियों को बता के रखता हूं, आपका सबसे पूरे जीवन का वर्स्ट मानसून जो रहेगा उल्लासनगर का आने वाला रहेगा, क्योंकि इस टाइम के अंदर वो लोग रोड ठीक नहीं कर पाएंगे। रिपेयर जिस प्रकार से कर रहे हैं वो ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं। खोदे हुए रोड है, पक्के रोड, सीमेंट ब्लॉक के बने हुए रोडों को खोदते जा रहे हैं और उसको भरने का काम जो है तुरंत नहीं हो रहा है। नतीजा ये निकलेगा, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ रहेगी, 2 पहिया वाहन चलाना भी बहुत कठिन हो जाएगा और कई एक्सीडेंट होंगे। तो ये बहुत ही सीरियस और गंभीर मैटर है। मैं चाहूंगा कि आयुक्त साहब इसको बहुत ही तातड़ी पे लें, बहुत ही इमरजेंसी पे लें और इसको पूरा करवाएं। अब मैं आपको दूसरी एक बात बताऊं, आप यहां से जाएंगे लाल चक्की से, उधर 25 वीनस से लेके लाल चक्की की तरफ जो रास्ता जाता है, सीमेंट ब्लॉक का रोड, अभी इनको एक कंडीशन मिली हुई थी, जो रोड को खड्डा खोद रहे हैं और पाइप डाल रहे हैं, उनको एक कंडीशन मिली हुई थी कि अगर आप रोड खोदते हैं, डांबर का रोड खोदते हैं तो डांबर से भर दीजिए, अगर सीमेंट का तोड़ते हैं तो सीमेंट से भरिए। लेकिन वहां पे देखेंगे जाके, अभी आप कैमरा लेके जाइए, सीमेंट का रोड तोड़ के उसको डांबर से फिल कर दिया है। तो ये जो गड़बड़ियां हो रही है, इसको ठीक कौन करेगा?
आयुक्त। तो आयुक्त को जब भी निकलेंगे रोड पे जाके बराबर सही परिस्थिति को देखेंगे, समझेंगे, तब तो उनके ऊपर कार्रवाई कर पाएंगे। और क्योंकि वो तो चले जाएंगे, जैसे मैंने कहा, रिटायर करके 31 मई को रिटायर होने जा रहे हैं, लेकिन बाद में शहर की हालत क्या होगी? आप जाते जाते भी बद दुआएं लेके जाओगे क्या? कुछ दुआएं तो लेके जाइए शहर की।